तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और लास्ट एपिसोड होगा ये 9th क्लास का 3rd चैप्टर ज्योग्राफी का अफवाह का। ठीक है, 4th एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड। ठीक है, ये छोटा ही एपिसोड होगा और 3 एपिसोड ऑलरेडी कर रखे हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास के ज्योग्राफी में उसमें देख लें, फिर 4th एपिसोड देखें। ठीक है बच्चे, आप लोगों को जितना मैं पढ़ाऊँ पहले समझने की कोशिश करो, फिर उसको नोट डाउन जरूर क्या करो और ऐसे नोट्स बनाओ कि आप ऐसा सोचो कि हम फाइनल के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार से हमें जब भी रिवीजन करने की मौका मिलेगी तो हम नोट्स से रिवीजन करेंगे, ना कि बुक से, क्योंकि बुक में ज़्यादा मटेरियल होता है, उसका शॉर्ट नोट्स होता है। इसीलिए नोट्स ऐसे तैयार करो कि एग्जाम से पहले आपको नोट्स पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं कि बुक पढ़ना पड़े। हर एक चीज़ डाउट क्लियर करके चलना है। बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रुप में जो एक वर्ड नहीं समझ आता है वो भी पूछते हैं, उनका कन्फ्यूजन दूर होता है। तो इसमें बच्चे की हुनर बताया जा सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं नहीं बता पाता। उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे बता रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, वो और सीख रहे हैं। तो अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। और इससे 3 एपिसोड पहले जो भी हुआ है उसका इंट्रोड्यूस करा दूं मैं। अफवाह के बारे में बताया था, अफवाह क्या होता है। उसके बाद अफवाह, भारत में अफवाह तंत्र को 2 भाग में विभक्त किया गया था। हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ की विशेषता पढ़े थे, प्रायद्वीपीय नदियाँ की विशेषता पढ़े थे। गॉर्ज क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, विसर्व क्या होता है, गोखुर झील क्या होता है, ये सब पढ़े थे। फिर हिमालय नदियाँ के तंत्र जो हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा पढ़े थे, आपको घाघरा पढ़े थे, गंडक, कोसी, ये सब पढ़े थे। ब्रह्मपुत्रा पढ़े थे। और फिर प्रायद्वीपीय नदी में नर्मदा नदी पढ़े। ठीक है, उसके बाद आपको तापी पढ़े, गोदावरी पढ़े, कृष्णा पढ़े। आज लास्ट पढ़ेंगे इस प्रायद्वीपीय नदी का लास्ट नदी। मुख्य नदी में से एक लास्ट नदी बच गया था हमारा, 5 करवा दिए थे, ये 6ठा नदी है प्रायद्वीपीय नदी का, वो स्टार्ट करेंगे। फिर झील पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आते हैं 4th एपिसोड पे। देखते हैं कावेरी नदी क्या होता है। कावेरी नदी के बारे में जानना, देखो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा अगर नदी के बारे में, तो आपको 4 चीज जरूर याद रखना है। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, लंबाई क्या है, इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन से है। ठीक है, इनमें से 4 में से 3 याद रखना है। अगर 2 मार्क्स का पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर 4-5 मार्क्स का पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता बताएं, जैसा कि मैंने बता दिया, उसके नदी तंत्रों के बारे में वर्णन करें। फिर सभी नदी के जो प्रायद्वीपीय एरिया में नदी है उसके बारे में लिख के 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट लिखते चले जाना है, वो 5 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, आपका ड्यूटी है कि आप मैप में जाओगे, देखेगा ब्रह्मगिरी श्रृंखला किधर है। जैसे आरा वाली श्रृंखला मैंने दिखाया था, वैसे ही ब्रह्मगिरी श्रृंखला है पश्चिमी घाट की तरफ, वो आपको देखना है। आप इमेज में सोचो, इमेज में देखने की कोशिश करो, कुछ भी जानो कहाँ पे है, कावेरी नदी किधर से बात है, इमेज में देखा करो। आपके सामने बुक भी होना चाहिए, बुक में सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, वैसे 3 एपिसोड मैंने बुक से खुद दिखा दिया था, लेकिन आज हमारे पास बुक नहीं है, इसीलिए मैं आज बुक से नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, तमिलनाडु से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो, और कहाँ से निकली, ओरिजिन कहाँ पॉइंट है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला। कहाँ जाके ये मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। देखो, पश्चिम घाट में है लेकिन गिरती है पूर्वी घाट में। बंगाल खाड़ी पूर्व की तरफ है। क्यों, मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जो हमारा साउथ एरिया है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पे पठार जो है इसके अकॉर्डिंग हाइट में ये ज्यादा ऊंचा है। इधर जो नदी है ये ज्यादा ऊपर रफ्तार नहीं होने के कारण, गति नहीं होने के कारण ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसीलिए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, लंबाई 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ठीक है, और लास्ट विस्तार कौन कौन से स्टेट में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और बच्चे आपका ड्यूटी है और आपका कमेंट्स में आना चाहिए हर एक बच्चों का जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, केरल की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। केरल डैश देके वहां राजधानी लिख देना, फिर तो कर्नाटक डैश देके आपको उसकी राजधानी लिखना है, तमिलनाडु फिर तमिलनाडु की राजधानी लिख के सेंड करना है किसमें, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे। ठीक है, आपका ये ड्यूटी रहा।
चलते हैं आगे। अब ये पढ़ लिए थे, अब झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, झील के बारे में पढ़ते हैं। झीलें प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, बिल्कुल करता है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं डेल्टा झील देखने। आपको मीठा झील का जो झील है उसको, बुलर झील को भी देखने जाते हैं। तो ये सब से क्या होता है, इकोनॉमी डेवलप होती है, किसका, अर्थव्यवस्था ठीक होता है जिस देश में पर्यटक आते हैं। ठीक है, अब देखो ये हिमानियों से बनी है, हिमालय से जो पिघल के जो गिरती है बर्फ की तेज रफ्तार से, उससे बनती है हिमालय झील। झील क्या होता है, झील होता है कि आपको कहीं पे इस शेप में मतलब पानी जम जाना। ठीक है, ये नदी की तरह फॉलो नहीं होती है। ठीक है, कहीं जाके नीचे अटकी रहती है, यहां से ऊपर से गिरती है पानी, इसी में गिरती है, हिमालय से गिरेगी इस झील में, यहीं पे गिरेगी। ठीक है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा होता है बड़े बड़े झील का। ऐसा नहीं है ये नहीं है कि ये झील आगे जाके बहती है, किसी और नदियां में मिल जाती है। हाँ, बहुत सारी झील है जो और नदियां मिलते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखें, अधिकतर झीलें अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब इसमें लगातार पानी रहता है, और कुछ वर्षा ऋतु में भी पानी होता है। कुछ में क्या होता है, वर्षा ऋतु में पानी होता है, और ऐसे झील में वर्षा ऋतु में पानी होगा जो हिमालय के पास नहीं होगा, क्योंकि जो हिमालय के पास नीचे आसपास होगा उसमें तो हिम से जो पानी गिरता है उससे इसको पूर्ति हो जाती होगी। जो हिमालय के पास नहीं होगी वहां तो वर्षा पे ही डिपेंड होगा वो झील। इसीलिए कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, लेकिन कुछ अधिकतर ऐसे हैं जो आपको अस्थाई मिलेंगे। अस्थाई अधिकतर मिलेंगे आपको पहाड़ी एरिया में, जो हिमालय की तरफ मिलेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बुलर झील, आप ये याद रखेंगे, सिंगल मार्क्स में पूछ सकती है। भारत की सबसे बड़ी मीठी झील पानी है। राजस्थान में कौन लवणीय झील है, आपको वो पूछ सकती है, शंभार झील है। ठीक है, देखो अब कुछ मीठे पानी का झील के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सा है, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल। देखो ये तीन याद होगा आपको, तुरंत याद आएगा, भीमताल, नैनीताल, लोकताल। भीमताल, लोकताल एंड नैनीताल। ठीक है, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे जल की झील है। ठीक है, आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। झील से क्या लाभ होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आपको इससे पिछले भी बताया, पर्यटक आते हैं, यानी पर्यटन की ये जो है डेवलप होता है, और लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे यहाँ की जो सामान, यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ के सामान खरीदेंगे, यहाँ की सामान खरीदेंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो इसीलिए झील जो है एक पर्यटन का आकर्षित केंद्र है, और पर्यटन का बढ़ावा मिलता है झील से। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकता है। अब जहाँ पे गड्ढा झील है, मान लो जिस एरिया में सिर्फ वर्षा पे निर्भर है, अगर वहाँ बाढ़ आ गई तो इस झील में जितना कैपेसिटी है उतना तो पानी रोक सकती है कम से कम। इसीलिए अत्यधिक वर्षा में बाढ़ को रोक सकता है, रोकने का काम करता है। पानी से बिजली प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी से आपको पता होगा कि बिजली कैसे प्राप्त करते होंगे, आप साइंस में पढ़े होंगे। तो बिजली भी प्राप्त कर सकते हैं झील के पानी से। अच्छा, नदी के पानी से भी बिजली प्राप्त कर सकते हैं, उसके तरंग से। तो आगे चलते हैं। नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होता है। ठीक है, सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करता है। जहाँ जहाँ सूखा है वहाँ पे पानी इसके थ्रू ले जाता है, नदियों में भी ले जाता है, कभी कभी नदियों से ले आता है, कभी कभी सूखे में झील से ले आता है नदियों जो सूखे होते हैं। ठीक है, अभी ये देखेंगे आपका नदियां का अर्थव्यवस्था में महत्व, यानी नदियों से क्या लाभ है। कृषि के लिए सिंचाई, आपको पता होगा, नौ संचालन करते हैं। देखो हमारा देश 80% कृषि पे डिपेंड है, और सिंचाई कभी कभी किसी एरिया में, आपको जैसे राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, वहाँ बालू ही बालू है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाती है, तो नदी के द्वारा वहाँ ले जाता है पानी। ठीक है, नौ संचालन। अब देखो हमारे बहुत दिन पहले चले जाओ तो किसी को ये नहीं पता था कि नदी के द्वारा हम लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। लेकिन अब इतना डेवलप हो गया है कि नदी के द्वारा हम लोग पूरा दुनिया घूम लेते हैं। ट्रेड सबसे ज़्यादा नदी के द्वारा ही होता है। हमारा जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड नदी के द्वारा ही होता है। और जब से रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आपको
सुएज नहर बना है, तब से हम लोग का इंडिया से यूरोप जाने का रास्ता और भी शॉर्ट हो गई। 17,000 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस जो है शॉर्ट हो गई है। पहले हम लोग यूरोप के नीचे से जाते थे यूरोप, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ से, मान लो इंडिया है, ये मान लो यूरोप है, पूरा ये यूरोप है। तो पहले जाते थे ऐसे करके, ऐसे ऐसे यूरोप पहुंचते थे ऐसे करके। अब यहीं से डायरेक्ट रेड सी क्रॉस करते, सुएज नहर क्रॉस करते, मेडिटेरियन सी होते पहुंच जाते हैं। सोचो कितना डिस्टेंस। तो नौ संचालन भी होता है, बिजली भी बनता है, मछली पकड़ने की व्यवसाय भी होता है, ठीक है। अब देखो नदी प्रदूषण कैसे कैसे होता है। औद्योगिकरण बढ़ रहा है, आपको पता ही होगा। औद्योगिक का कचरा, सारा गंदगी जितना फैलाता है सारा नदी में बह जाती है। घरेलू कचरा हम लोग भी डायरेक्ट क्या करते हैं, बेसिन में साफ करते हैं, उसको कचरा को बाल्टी में नहीं रख के क्या करते हैं, उस नाले में ही बहा देते हैं, ठीक है। तो फिर घरेलू कचरा से भी नदी प्रदूषण होता है, आपको पता ही होगा। धार्मिक स्थलों का बढ़ावा, अब देखो दिन पे दिन क्या हो रहा है, मंदिर बढ़ रहा है, धार्मिक स्थल बढ़ रहा है, लोग तीर्थ यात्रा पे आते हैं, यहाँ नहाते हैं, कचरा फैलाते हैं, खाते पीते हैं, पूजा जो होता है सारा कुछ इसी नदी में चला जाता है, ठीक है। जितना गंदगी है, बहुत जगह गाय जो आपका होता है क्या कहते हैं उसको, मवेशी, उसको नदी में नहाया जाता है। तो ये, और क्या होता है लाश, कभी कभी ये सब चीज जो है आपको धार्मिक स्थल होने के कारण जो है नदी प्रदूषण होता है। कभी कभी आप देखते हुए लाश को भी जला के नहीं गाड़ते हैं नदी में, बहुत सारा ऐसा आपको ट्रेडिशन है हर एक जगह, सबका अपना अपना मान्यता के साथ। तो ये सब से नदी प्रदूषण होती है। खेतों में अधिक कीटनाशक का प्रयोग करने से, अब देखो खेत में ज्यादा कीटनाशक प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है, पानी जैसे बारिश आई तो वो कहाँ जाती है, लास्ट में जहां बहाव होगा वो नदी में चली जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा कीटनाशक है तो क्या होता है, इस कीटनाशक को लेते हुए साथ में बहाते हुए चला जाता है नदी में। तो इन सभी कारणों से नदी में प्रदूषण होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। और आपका होमवर्क क्या था, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके इस मोबाइल तक चला जाए। तो मिलते हैं फिर। अब बच्चों थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी खत्म हो गए हैं। अब पॉलिटिकल के सेकंड चैप्टर पे हम लोग थे, पॉलिटिकल के सेकंड चैप्टर भी हम लोग जल्द कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट करना। और आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें। समस्तीपुर में भी कोरोना पॉजिटिव 7 हो गए टोटल, तो घर रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।